गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। हम इसका कर रहे हैं सेक्शन 2। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। एकता विचारधारा की भूमिका, वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विचारधाराओं का अंत, और उसके बाद आता है इतिहास का, विचारधारा के इतिहास का ही अंत, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 2 कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा आप इंट्रोडक्शन पार्ट उठाओगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया और किसने कहा है। ये विचार जो है इतिहास के अंत का, ये किसने दिया? ये विचार दिया फ्रांसीसी फुकुयामा ने। फ्रांस के थे फुकुयामा, जिन्होंने ये विचार दिया। कब दिया? 1989 में दिया। और प्रसिद्ध लेख लिखा उन्होंने, द एंड ऑफ हिस्ट्री। उसमें इसके बारे में लिखा, मैं प्रस्तुत किया कि उन्होंने यह विचार शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद दिया था, जिसके अंदर पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र ने क्या किया? समाजवाद पर विजय प्राप्त की थी, कि समाजवाद खत्म कर दिया था किसने? पूंजीवाद और लोकतंत्रवाद ने, ठीक है बेटा। फुकुयामा का कहना था कि मानवता का वैचारिक विकास अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। कि जो वैचारिक विकास है, विचार की प्रक्रिया है, एक दूसरे से टकराव की प्रक्रिया है, वो मानवता के विकास में अब समाप्त हो चुकी है। अब कोई विचारधारा नहीं बचेगी जो उदारवादी लोकतंत्र से आगे बढ़ सके। मतलब क्या कहने का था कि जो उदारवादी लोकतंत्र है ना, अब ये लास्ट विचारधारा है, इससे आगे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी सब विचारधाराओं का इतिहास ही समाप्त हो चुका है, ऐसा उनका कहना था। इसलिए इतिहास अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। उनका कहने का मतलब क्या था कि अंतिम चरण मतलब ये लास्ट है विचारधारा को लेके, ठीक है। अर्थात अब लोकतंत्र और पूंजीवाद ही मानव शासन का सबसे श्रेष्ठ और अंतिम रूप है। इसलिए आगे कोई नई विचारधारा नहीं आएगी। अब देखिए इसके मुख्य विचार क्या थे कि एक तो विचारधाराओं की लड़ाई अब खत्म हो गई है, लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करता है, और वैश्विक एकता। अब इन तीनों बातों का क्या अर्थ है देखो, अर्थात दुनिया अब आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट, वैश्विक एकता का मतलब एकजुट हो रही है। लोकतंत्र ही स्थायी है। अब समाजवाद या तानाशाही का जो युग है वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है, ठीक है बेटा। कि तानाशाही अब खत्म हो गया और लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन ही स्थायी है, और इससे ऊपर कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती। अब वो कहते हैं कि इतिहास के अंत के पक्ष में कौन कौन था और क्या क्या बातें थी, ठीक है। अब देखो विचारधारा के अंत की उत्पत्ति शीत युद्ध के दिनों में हुई। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो था विचारधारा का अंत और इतिहास का अंत। ये दोनों का कंपैरिजन कर रहा है कि विचारधारा के अंत की उत्पत्ति तो शीत युद्ध जब चल रहा था उन दिनों में हुई, जबकि इतिहास के अंत की उत्पत्ति शीत युद्ध की समाप्ति के साथ हुई। समझ में आई बेटा? इसमें कंफ्यूज मत हो ना, 2 बातें इसमें कही गई हैं कि दूसरा क्वेश्चन था विचारधारा का अंत और तीसरा है इतिहास का अंत। विचारधारा का अंत जो है वो कब हुआ था? शीत युद्ध के दिनों में। और इतिहास का अंत कब हुआ? इतिहास के अंत की उत्पत्ति कब हुई? शीत युद्ध की समाप्ति के साथ हुई। अब वो क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी गंभीर विवाद की संभावना अब नहीं बची। क्यों नहीं है? क्योंकि विचारधाराओं के टकराव से गंभीर अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जन्म होता है। इसलिए अब इसको खत्म ही कर देते हैं, इस इतिहास को ही खत्म कर देते हैं विचारधाराओं के, ठीक है बेटा। आगे देखिए, फुकुयामा ने कहा कि आर्थिक विकास का पश्चिमी मॉडल उत्तम है। पश्चिमी मॉडल क्या था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वो कहता है पैसों का ही तो खेल है सारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता? आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आर्थिक स्वतंत्रता होगी तो व्यक्ति की जो वैचारिक भी स्वतंत्रता होगी, और स्वयं व्यक्ति भी इंडिविजुअली अपने आप को फ्रीडम में महसूस करेगा, जिसका संबंध राजनीतिक स्वतंत्रता से गहरा संबंध है। अब देखो जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका किससे संबंध है? राजनीतिक स्वतंत्रता से भी इसका गहरा संबंध है। अर्थात वर्तमान समय में पूंजीवाद ही व्यक्ति के लिए एकमात्र व बेहतर विकल्प है। इसका मतलब सारी बातों को खत्म करके ये क्या कहता है, फुकुयामा की विचारधारा क्या कहती है कि पूंजीवाद ही जो है वो एकमात्र विकल्प बचा है। अब किस चीज़ का विकल्प बचा है? तरक्की करने का और वैचारिक जो ये टकराव था इसको समाप्त करने का। अब फुकुयामा के अनुसार लोकतंत्र से पहले जितनी, अब वो कहता है कि लोकतंत्र से पहले जितनी भी सरकारें विद्यमान थी सभी गंभीर कमियों और दोषों का शिकार थी। वो बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहता है कि पहले जितनी भी सरकारें आई लोकतंत्र से पहले सब में दोष थे, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पतन हो गया। तभी तो पतन हुआ ना, क्योंकि दोष था।
उसका दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान उदारवादी प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोग जैसे वोट करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, इस प्रकार की गंभीर समस्याओं से मुक्त है। अब वो कहता है कि अब जब लोगों ने ही अपना प्रतिनिधि चुन लिया, सब कुछ लोगों से रिलेटेड है, उनकी इच्छाओं से रिलेटेड है, लोकतंत्र है, तो अब तो किसी समस्या का मतलब ही नहीं बनता, सारी समस्याओं से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। आगे कहते हैं कि फुकुयामा ने अपने निबंध इतिहास के माध्यम से साम्यवादी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया तथा साम्यवाद को मृत घोषित कर दिया। इन साम्यवादी सिद्धांतों ने क्या किया था बेटा, तानाशाही और निरंकुश शासन की स्थापना की थी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। अब इसने क्या कहा है, फुकुयामा किस पे कड़ा प्रहार करता है, साम्यवादी विचारधारा पे। साम्यवादी विचारधारा क्या थी, जिसमें तानाशाही शासक थे, निरंकुश था, अंकुश ही नहीं था उनके ऊपर, किसी का कितना भी शोषण करते थे, किसी को कितना भी परेशान करते थे, कि ऐसे शासन को पूर्णतः नष्ट कर दिया। किसने, फुकुयामा के विचारधाराओं ने। यही कारण है कि दुनिया के समक्ष केवल उदारवादी लोकतंत्र ही एकमात्र विकल्प बचा है। क्या कहना चाहता है फुकुयामा कि इतिहास के अंत के माध्यम से मैं कहता हूं कि ये तानाशाही वाला शासन खत्म हो गया अब, और अब दुनिया के समक्ष केवल उदारवादी लोकतंत्र एकमात्र विकल्प बचा है जिससे वो अपना शासन चला सकते हैं। आगे देखो, फुकुयामा के निबंध इतिहास के अंत का भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। भूमंडलीयकरण क्या होता है बेटा, सारी पृथ्वी को एक मानना, भूमंडलीयकरण। जैसे भारत में कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वही बात है। भूमंडलीय की प्रक्रिया पूरे विश्व को एक विशाल गांव की तरह मानती है जिसमें आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का महत्व कम हो जाएगा। अब फुकुयामा क्या कहता है कि राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे भारत की सीमा अलग है, पाकिस्तान की अलग है, चीन की अलग है, कि सीमाओं का महत्व को कम कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। आर्थिक विकास के लिए पूरे विश्व को क्या मान लो, एक गांव मान लो, बड़ा सा गांव है और इसका हमें विकास करना है, अलग अलग देशों की भूमिका खत्म कर दो। इतिहास का अंत भूमंडलीयकरण के दौर में स्वाभाविक रूप से होगा, कि इतिहास का अंत हो गया। किस दौर में, भूमंडलीयकरण के दौर में। भूमंडलीयकरण क्या है, पूरे विश्व को एक मानना। वर्तमान युग में देखो, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा G7 जैसी संस्थाएं विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आपने सुना होगा इन सब का नाम। इन संस्थाओं को मानवीय अधिकार, आर्थिक न्याय तथा पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, कि जो ये संस्थाएं हैं इनको इन चीज़ों पे भी काम करना चाहिए, कि आर्थिक न्याय, पर्यावरण सुरक्षा आदि पर भी इनको काम करना चाहिए, ऐसा फुकुयामा का मानना था। अब इतिहास के अंत की विषय में देखो आलोचनाएं भी होती हैं, कोई नेगेटिव बात भी कहेगा। इतिहास के अंत की आलोचनाएं क्या हैं, पहली तो इतिहास का अंत असंभव है, अंत हो ही नहीं सकता। दूसरी क्या है बेटा, कि राजनीतिक संघर्ष समाप्त नहीं होते। तीसरी क्या है, विचारधाराएं आज भी विद्यमान है। चौथी क्या है, आर्थिक असमानता अभी भी मौजूद है। इतिहास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये पांचवा पॉइंट है। अब इनके बारे में जो मेन, इनको अलग अलग से डिटेल नहीं है, अब एक ही पैराग्राफ में ये सारी आलोचनाएं क्या कहना चाहती हैं हम इसको देखेंगे। जब बेटा आप आलोचनाओं के बारे में जो पॉइंट पढ़ के आए हो उनका मतलब क्या है, कि इतिहास का अंत असंभव है, क्योंकि इतिहास में केवल परिवर्तन होता है, अंत नहीं होता। यदि इतिहास का अंत हो चुका होता तो आज विश्व में युद्ध, आतंकवाद और राजनीतिक संघर्ष नहीं होते। कि अगर इतिहास का ही अंत हो जाता तो युद्ध और आतंकवाद क्यों होते फिर। अभी आप फॉर एग्जांपल ले लो, अभी अभी चल रहा है जो आपने न्यूज़ में भी सुना कितने टाइम से, रूस और यूक्रेन का युद्ध। फिर ये क्यों होता अगर इतिहास का ही अंत हो चुका होता, विचारधाराओं के इतिहास का अगर अंत हो चुका होता। फुकुयामा ने कहा कि अब कोई विचारधारा नहीं, किंतु आज भी राष्ट्रवाद, समाजवाद, पूंजीवाद सक्रिय हैं। कि जब फुकुयामा कह रहा है कि विचारधारा का अंत तो हो चुका है, इतिहास का अंत हो चुका है, लेकिन अभी भी तो राष्ट्रवाद और समाजवाद और पूंजीवाद सक्रिय है, ये भी तो विचारधारा ही है बेटा। ठीक है, तो फिर अंत कैसे हुआ। और देखो, उदारवादी लोकतंत्र के बावजूद विश्व में गरीबी और बेरोजगारी और असमानता बढ़ रही है। कि एक तो आप कहते हो कि उदारवादी लोकतंत्र लास्ट है, इसके बाद तो कोई विचारधारा होगी नहीं, फिर तो सब कुछ सही होना चाहिए, फिर कैसे गरीबी है अभी भी, बेरोजगारी है और असमानता बढ़ रही है अभी भी, तो ये फिर लास्ट कैसे हो गई विचारधारा। ठीक है, इतिहास घटनाओं का अंत नहीं है, कि इतिहास जो है वो घटनाओं का अंत नहीं होता, क्योंकि हर युग अपने साथ नई परिस्थितियां, नए विचार और नई चुनौतियां लाता है, इसलिए इतिहास कभी रुक नहीं सकता। ये आलोचनाएं कहती हैं कि जो भी फुकुयामा ने कहा वो 100% सही नहीं है, क्योंकि इतिहास तो कभी रुकता ही नहीं है, कभी अंत होता ही नहीं है। अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए, इतिहास के अंत का सिद्धांत केवल एक आदर्शवादी धारणा है। वास्तविकता
यह है कि इतिहास का अंत नहीं हुआ, बल्कि यह निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसलिए यह सिद्धांत सीमित और यथार्थ से दूर माना गया है। वो कहता है कि इतिहास का अंत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतिहास केवल परिवर्तनशील है बेटा। अगर आपको नोट्स बुक से आसान लग रहे हैं बेटा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको PDF व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।